हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र विचार के अंतर्गत हमारा फर्स्ट यूनिट में जो हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार चला हुआ है टॉपिक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत अपन पूरा कर चुके हैं पहले 3 वीडियो में। अब है उनका दूसरा सिद्धांत जो हमारे सिलेबस में है, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स का योगदान समाजशास्त्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जैसे सिद्धांतों के अलावा एक महत्वपूर्ण सो सिद्धांत और है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। आपने वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर अपने क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए हैं और एक प्रकार की नई विचारधारा सोशोलॉजी में पैदा की है जो मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। आपके बाद के अनेक विचारकों ने अनुसरण किया है जिनको अपन समाजशास्त्र में संघर्षवादी विचारक मानते हैं, आपकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले विद्वानों। कार्ल मार्क्स के इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समझने से पहले वर्ग क्या है, कि वर्ग का क्या अर्थ है, व्हाट इज क्लास, क्योंकि सिलसिलेवार इसको समझा जाएगा कि पहले वर्ग का अर्थ, उसके बाद वर्ग बनते क्यों हैं, उसके बाद वर्ग के निर्धारण का आधार क्या क्या है, कि आदमी वर्ग क्यों बनाता है, वर्ग की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये अपने पहले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद उनका वर्ग संघर्ष जो मूल सिद्धांत है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्लास, यानी कि वर्ग का क्या अर्थ है और क्या की परिभाषाएं। मैकाइवर और पेज प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, वो लिखते हैं एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग कर दिया गया है, यानी एक अलग स्टेटस है। सोशल स्टेटस के आधार पर वर्ग बनता है, सामाजिक परिस्थिति के आधार पर। सामाजिक परिस्थिति आपने बीए प्रथम वर्ष में बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर में आपने पढ़ा था, सामाजिक परिस्थिति। दूसरी एक अच्छी परिभाषा है जिसमें सामाजिक और आर्थिक कारक को महत्व दिया है। मैक्स वेबर कहते हैं एक समूह तब तक वर्ग कहा जा सकता है जब तक कि उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ अवसर समान रूप से प्राप्त हों। जहाँ तक कि ये समूह वस्तुओं पर अधिकार या आमदनी की सुविधाओं से संबंधित आर्थिक हितों द्वारा पूर्णतया निर्धारित तथा वस्तुओं अथवा श्रमिक बाजारों की अवस्थाओं के अनुरूप हो। इस परिभाषा में मैक्स वेबर ने वर्ग के जो है आर्थिक बेस को महत्व दिया है, आर्थिक आधार, कि आर्थिक हितों के आधार पर अपन जो है वर्ग का निर्माण करते हैं। वर्ग के लक्षण या विशेषताएं क्या क्या हो सकते हैं वर्ग की। वर्ग का निर्माण क्यों होता है उससे पहले देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मेन फीचर्स ऑफ क्लास, वर्ग के लक्षण। एक निश्चित संस्तरण, संस्तरण का मतलब क्या होता है, उच्चता एवं निम्नता का कर्म। वर्ग जो होते हैं उनमें उच्चता और निम्नता का कर्म होता है। कोई वर्ग ऊंचे माने जाते हैं, कोई वर्ग नीचे माने जाते हैं, और एक वर्ग के अंदर भी आदमियों की एक हायरार्की होती है। वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनमें हायरार्की होती है, एक उच्चता और निम्नता का क्रम, पद सोपान क्रम होता है। ऊंचे स्थान पर जो बॉस होते हैं, जो किसी भी वर्ग के अंदर जो उनके अध्यक्ष होते हैं, जो चीज़ है, इसी प्रकार वर्गों का आप आर्थिक आधार पर भी देखते हैं, उच्चता निम्नता का क्रम बनता है। जिस तरह भारत की जाति व्यवस्था में जो बंद वर्ग है जाति, एक तरह से इसमें ऊंची जातियाँ होती हैं, निम्न जातियाँ होती हैं, उच्चता निम्नता का क्रम मिलता है। वर्ग चेतना दूसरा जो लक्षण है कि वर्ग में एक चेतना पाई जाती है आपस में। आप हम वर्ग के सभी सदस्य जो हैं अपने वर्ग के बारे में
उसकी स्थिति के बारे में अपन जागरूक होते हैं। समान परिस्थिति, इक्वल स्टेटस, कि वर्ग का जो है जो सदस्य होते हैं उन सब की एक समान परिस्थिति होती है, छोटा बड़ा नहीं होता। श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना, उसमें कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, कुछ सदस्य कुछ हीन मानते हैं, हीन माना जाता है। आर्थिक आधार का महत्व, वर्ग निर्माण में आर्थिक आधार का महत्व ज़्यादा होता है। वैसे सामाजिक आधार भी होते हैं, राजनीतिक आधार, सब एक प्रकार के आधार होते हैं, लेकिन आर्थिक आधार का महत्व। कार्ल मार्क्स की विशेषता है, कार्ल मार्क्स सबसे ज़्यादा अपने हर सिद्धांत में सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देता है, प्राथमिकता देता है, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देता है, आर्थिक आधार। उप संस्कृति एक स्टेटस ग्रुप होता है कि वर्ग के अंदर एक प्रकार की उप संस्कृति, एक सब कल्चर जो है ना, एक प्रकार का स्टेटस ग्रुप उसके अंदर मिलता है, एक प्रकार के अपने रीति रिवाज, परंपराएं जो अपनाने के लिए। पूर्णतः अर्जित, वर्ग की जो सदस्यता होती है वो पूर्ण रूप से अर्जित होती है। जिस प्रकार भारत में जाति व्यवस्था की जो सदस्यता है वो जन्मजात होती है ना, प्रदत्त होती है ना। यहाँ जो वर्ग की हम सदस्यता लेंगे वो पूर्ण रूप से अर्जित है हमारे द्वारा। किसी शिक्षक वर्ग है, इंजीनियर वर्ग है, चिकित्सक वर्ग है ना, वकील वर्ग है, कृषक वर्ग है, ये छात्र वर्ग, विद्यार्थी वर्ग जिसको बोलते हैं, तो ये अर्जित है, अपने हम बनाते हैं। अर्जित का मतलब खुद अचीव करते हैं उस चीज़ को, तो अचीव्ड स्टेटस होता है पूर्ण रूप से, फुल्ली अचीव्ड। सामान्य जीवन विधि, वर्ग के सदस्यों की जो जीवन विधि है, वे ऑफ लाइफ, वो सामान्य होते हैं। सार्वभौमिकता, वर्ग सार्वभौमिक होते हैं, यानी सभी समाजों में वर्ग पाए जाते हैं। उपवर्ग, सब क्लास, वर्गों के छोटे छोटे उपवर्ग भी होते हैं। जैसे कोई एक, मान लीजिए आप उपवर्ग, एक शिक्षक वर्ग का ही मैं आपको उदाहरण दूं, जिस वर्ग से मैं आता हूं, तो मान लो शिक्षक वर्ग का एग्जाम्पल लें, तो उसके अंदर कितनी कैटेगरी हो जाती हैं। थर्ड ग्रेड टीचर भी है, सेकंड ग्रेड टीचर भी है, पीटीआई भी हैं, फिर फर्स्ट ग्रेड भी है, फिर कॉलेज ग्रेडेड टीचर भी है, फिर यूनिवर्सिटी ग्रेडेड टीचर भी है, तो पाँच कैटेगरी हुई, तो वर्ग हो अलग अलग। तो छोटे छोटे वर्ग, एक वर्ग के अंतर्गत कई उपवर्ग होते हैं, छोटे वर्ग होते हैं। उसके बाद देखते हैं वर्ग निर्माण के आधार, बेसिस ऑफ क्लास डिवीजन। कार्ल मार्क्स लिखते हैं केवल आर्थिक आधार पर ही वर्ग बनते हैं और दो ही प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। शोषक वर्ग, जिसको दूसरे शब्दों में पूंजीवादी वर्ग कह सकते हैं, दूसरा शोषित वर्ग, जिसको मजदूर या श्रमिक वर्ग कहा जाता है। तो केवल आर्थिक आधार पर वर्ग निर्माण का आधार बनता है। कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मैकाइवर ऐसे समाजशास्त्री हैं जो भावात्मक विशेषताओं के आधार पर वर्ग निर्माण को देखते हैं। कि उन्होंने देखा है कि भावात्मक विशेषताओं के आधार पर विभाजन करके हम पद की भावना के, अर्थात पद की भावना के आधार पर वर्ग का निर्माण होता है। विसेंज एवं विसेंज ने अपनी पुस्तक लिखी मॉडर्न सोसाइटी। उस पुस्तक में वो कहते हैं कि संस्कृति के मूल्य को प्रमुखता से देखते हुए वर्ग बनते हैं। वो कहते हैं कि स्थिति की कसौटियां, यानी कि क्राइटेरिया क्या है, विभिन्न क्राइटेरिया के आधार पर, स्थिति की कसौटियों के आधार पर संस्कृति के मूल्य निश्चित होते हैं। और ये कसौटियां विभिन्न संस्कृतियों के भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग कल्चर के अलग अलग क्राइटेरिया तय होते हैं। भारतीय संस्कृति का अलग क्राइटेरिया है, पश्चिमी संस्कृति का अलग क्राइटेरिया है, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियां होती हैं और उन संस्कृतियों के कसौटी अलग होती हैं, इनकी क्राइटेरिया, और उन क्राइटेरिया के आधार पर ही वर्ग निर्माण होता है। ये बात किसने कही? विसेंज ऑफ विसेंज ने अपनी पुस्तक है मॉडर्न सोसाइटी में। जैसे भारत के अंदर जातीय क्राइटेरिया है, तो अमेरिका के समाज में धन दौलत,
यानी कि प्रॉपर्टी आप क्राइट माल कितना आपके हाथ में, वो क्राइटेरिया है। उसके बाद देखते हैं कि रॉबर्ट बीस्टीड जो हैं वो ऐसे विद्वान हैं जिनके द्वारा दिया गया वर्ग निर्माण का जो आधार है वो सबसे सही माना जाता है। रॉबर्ट बीस्टीड ने जो वर्गों के निर्धारण के आधार बताए हैं वो प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं। नंबर 1 तो है संपत्ति, धन एवं आय। लोग प्रॉपर्टी के आधार पर वर्ग बनते हैं। अमीर वर्ग, उच्च वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। जिसकी कम इनकम है भाई, कम धन दौलत है, वो निम्न वर्ग में। जो थोड़ा ठीक ठाक है, वेतन भोगी कर्मचारी वगैरह आते हैं जिनका सारा जरूरत आसानी से पूरी हो जाती है, वो मध्यम वर्ग में आ जाता है, संघर्ष करता है। और जो जिसके पास अनाप शनाप धन है, धन उच्च वर्ग है, जिसके पास चीज़ों को खरीदने के लिए जिसको सोचना नहीं पड़ता, वो संपत्ति जिसके पास खूब है, तो वो हो जाता है उच्च वर्ग। कम है वो मध्यम वर्ग, और उस सबसे कम है वो निम्न वर्ग। परिवार और नातेदारी के आधार पर वर्ग बनते हैं। निवास की स्थिति के आधार पर वर्ग बनते हैं। फिर है निवास स्थान की अवधि के आधार पर वर्ग बनते हैं। दीर्घकालीन अवधि में रह रहा है या अल्पकालीन अवधि में रह रहा है। जैसे शरणार्थी समूह है, वो दीर्घकालीन अवधि के लिए तो रह नहीं रहा है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, या अन्य कोई महामारी आ जाती है, तो विस्थापित होते हैं लोग। तो विस्थापित और पुनर्वास जैसी चीज़ें हैं, वहाँ वर्ग बनता है। तो वो निवास स्थान की अवधि के आधार पर वर्ग बनता है कि दीर्घकालीन है अवधि या अल्पकालीन है। व्यवसाय की प्रकृति कि हमारा पेशा कैसा है, उस पेशे के आधार पर, पेशे के स्वभाव पर, कितना हम कमाते हैं, क्या हम काम करते हैं, क्या क्या हमारी वर्किंग कंडीशंस हैं, उनके आधार पर वर्गों का निर्माण होता है। शिक्षा, एजुकेशन के आधार पर वर्ग बनता है, अशिक्षित वर्ग और शिक्षित वर्ग, सॉरी, उच्च शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, उच्च शिक्षित वर्ग, है ना। इस शिक्षा के आधार पर वर्ग बना लीजिए आप। धर्म के आधार पर वर्ग बनते हैं। तो इस प्रकार से रॉबर्ट बीस्टीड ने ये 6-7 पॉइंट बताए हैं कि संपत्ति, धन दौलत के आधार पर, परिवार और रिश्तेदारियों के आधार पर वर्ग बनते हैं, निवास स्थान की अवधि के आधार पर वर्ग बनता है, निवास की स्थिति क्या है, हमारी कंडीशंस क्या हैं, व्यवसाय का स्वभाव कैसा है, किस किस्म का व्यवसाय करते हैं, उस आधार पर वर्ग बन जाते हैं। शिक्षा जो बहुत बड़ा आधार है वर्ग निर्माण का, महत्वपूर्ण आधार है। धर्म के आधार पर वर्ग बनते हैं, आस्तिक वर्ग, नास्तिक वर्ग है, आस्तिक वर्ग, नास्तिक वर्ग, अलग अलग धर्मों के अलग अलग वर्ग बन जाते हैं। कार्ल मार्क्स के वर्ग संबंधी विचार क्या है। वर्ग निर्माण के आधार पर अपन फोकस करते हैं, अपना पॉइंट क्या है, थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। तो अब तक आपने समझा है कि व्हाट इज क्लास है, वर्ग क्या है, और वर्ग की मुख्य लक्षण क्या है, और वर्ग के निर्धारण के आधार क्या है। इसके बाद देखते हैं अपन वर्ग संघर्ष, वो सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स ने दिया वो कहाँ थे। कार्ल मार्क्स ने वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा बुर्जुआ इतिहासकारों, खास करके फ्रांसीसी इतिहासकारों से प्राप्त किए, ग्रहण किए। उन्होंने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक दास कैपिटल के अंतिम खंड में और एक अध्याय लिखा है, अंतिम अध्याय है वो सोशल क्लास। यानी कार्ल मार्क्स की जो विश्वविख्यात कृति है, जो बहुत वर्ल्ड फेम जो उनकी पुस्तक है दास कैपिटल, दास कैपिटल के 3rd वॉल्यूम में अंतिम अध्याय है सोशल क्लास के नाम से, सोशल क्लासेस, और उसमें वर्ग की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की। तो मार्क्स ने वर्ग की परिभाषा कहीं पर नहीं दी है। उन्होंने दास कैपिटल के अंतिम खंड में जो है वर्ग के बारे में बताया है, लेकिन वर्ग का अर्थ स्पष्ट, वर्ग को डिफाइन नहीं किया, उसकी परिभाषा नहीं। परिभाषा न करते हुए भी उन्होंने वर्ग के बारे में लिखा है, और प्रमुख रूप से 3 वर्ग उन्होंने उल्लेखित किए अपने पुस्तक में। अंतिम अध्याय में कार्ल मार्क्स ने 3 वर्गों की चर्चा की है। नंबर 1 वेतन भोगी श्रमिक वर्ग, नंबर 2 पूंजीपति वर्ग, और नंबर 3 भूस्वामी वर्ग, यानी कि जमीन का जो मालिक है। वेतन भोगी श्रमिक वर्ग अपनी मजदूरी करके वेतन लेते हैं। पूंजीपति वर्ग जिनके यहाँ पर ये वेतन भोगी कर्मचारी काम करते हैं, जो जिनकी पूंजी होती है, फैक्ट्रियाँ,
उद्योग धंधे, उनके घर में काम करते हैं वेतनभोगी श्रमिक वर्ग, उनके फैक्ट्रियों में, कारखानों में, प्रतिष्ठानों में। तीसरा वर्ग है भूस्वामी, जमीन का मालिक। ये 3 वर्गों की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपने दास कैपिटल में की। मार्क्स ने वर्गों की व्याख्या आर्थिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर की है। उन्होंने लिखा कि मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और जिसमें हमेशा से मानव समूह संघर्ष करते रहते हैं और इन्हीं संघर्षरत मानव समूह को वर्ग के नाम से जाना है। कि हमेशा से 2 वर्ग रहे हैं भाई इतिहास में, क्योंकि वो अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अब तक के आविर्भूत सभी समाजों का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, क्योंकि सभी समाजों में 2 वर्ग हमेशा रहे हैं और जिनमें परस्पर संघर्ष चलता रहता है, यही वर्ग बोलते हैं। वर्ग की अवधारणा को कार्ल मार्क्स 3 दृष्टिकोण से देखते हैं। पहला है आर्थिक परिप्रेक्ष्य, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, यानी कि वर्ग वह है जिसका आय के साधनों पर नियंत्रण है, दूसरा वह है जो उसके अधीन होता है। एक वर्ग तो वह है जिसका इनकम के जो साधन है, रिसोर्सेज, उनके ऊपर नियंत्रण है, और दूसरा वह जो उसके अधीन काम करता है। दूसरा जो दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स ने बताया वो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आज तक का जो इतिहास रहा है सभी समाजों का वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, समस्त समाजों। तीसरा जो दृष्टिकोण मार्क्स ने बताया है वो है मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। 3 प्रकार के पर्सपेक्टिव बताते हैं। तीसरा है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। वर्गों में एकता और चेतना का गुण होता है और इसी वर्ग चेतना की वजह से लोग अपने वर्ग की स्थिति के प्रति जागरूक होते हैं और आगे जाकर के क्रांति करते हैं। सर्वहारा वर्ग का विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया है। ये चेतना की वजह से, चेतना का गुण होता है वर्गों के अंदर सदस्यों में, और उससे क्रांति पैदा होती है चेतना की वजह से। तो 3 दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स ने बताया, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मार्क्स ने अपनी पुस्तक जो 1848 में उनकी आई थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अर्थात साम्यवादी घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र मनुष्य और दास, कुलीन और साधारण जनता, सामंत और भूदास, शिल्प संघ का उस्ताद और मजदूर। संक्षेप में क्या है कि शोषक और शोषित एक दूसरे का विरोध सदियों से करते आए हैं, और मार्क्स की मान्यता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी नहीं, मानव एक वर्ग प्राणी है। आपके अनुसार प्रत्येक युग में जीविकोपार्जन के जैसे जैसे साधन होते हैं उन्हीं के अनुसार वर्गों का निर्माण होता है। आपका स्पष्ट रूप से मानना है कि वर्ग के प्रकार, स्वरूप और लक्षण आदि उत्पादन के साधनों और उत्पादन की विधियों पर आधारित होते हैं। विभिन्न विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन हुआ है उसी उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुरूप ही नए नए वर्ग भी बनते हैं, नए नए वर्ग भी विकसित हुए। तो कार्ल मार्क्स ने पहले पोर्शन के अंदर क्या बताया है कि वर्ग कौन कौन से होते हैं, और सभी समाजों में वर्ग होते हैं और सभी वर्गों में परस्पर संघर्ष होता है। ये ही वर्ग संघर्ष सिद्धांत है। तो फर्स्ट वीडियो में इतना ही, जिसमें आपने जाना है कि वर्ग की परिभाषा क्या है, वर्ग के लक्षण अथवा विशेषताएं क्या हैं, वर्गों के निर्माण के आधार क्या हैं, कार्ल मार्क्स ने कौन कौन से 3 दृष्टिकोण बताए हैं। ये चीज़ हमने पहले वीडियो में आज देख ली, बाकी शेष नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।